आइए बच्चों, अब हम प्रकाशिकी के अगले भाग में चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले आज इस भाग में आपको अपवर्तन से रिलेटिव जो घटनाएं भी हमने रीड की हैं या उनका अध्ययन किया है, उन पर 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आइए देखिए पहला एग्जाम्पल। क्या है, निर्वात में एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। कांच जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है 3/2 में इस किरण की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व चाल क्या होगी। यानी निर्वात में उसकी आवृत्ति दी गई है और उसको पहले पॉइंट में कांच में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल पूछी गई है। दूसरे पार्ट में जल में जिसका अपवर्तनांक 4/3 में इस किरण की 900 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी इसमें समय पूछा है, डिस्टेंस दी गई है। तीसरे पार्ट में कहा गया एक अज्ञात द्रव से इस किरण को गुजरने पर द्रव के भीतर इसकी तरंगदैर्घ्य 450 नैनोमीटर हो जाती है। तब द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या है। यानी कोई एक द्रव दिया है, उसमें उसकी तरंगदैर्घ्य 450 नैनोमीटर हो जाती है, उसमें उसका अपवर्तनांक पूछा है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले निर्वात में प्रकाश किरण की आवृत्ति बराबर कितनी दी गई है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद इसमें पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि कांच में इसकी आवृत्ति, कांच का अपवर्तनांक दिया गया। सबसे पहले कांच का अपवर्तनांक, इसको हम Ng लिख ले रहे हैं, बराबर 3/2। अब इसमें पूछा है आपसे, देखो इसमें कांच में आवृत्ति पूछी है। कांच में आवृत्ति, तो कांच में आवृत्ति जब प्रकाश किरण की निकालेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन में, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल तरंगदैर्घ्य और चाल परिवर्तित हो जाती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो ये प्रकाश किरण निर्वात से चलकर कांच में आएगी तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद देखिए इसमें इसने इसकी चाल पूछी है, तरंगदैर्घ्य पूछी है। तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। निर्वात में चाल आपको पता ही है प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश किरण की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक। ये पीछे सूत्र पढ़ चुके हो। तो कांच में
इसकी चाल सबसे पहले निकालें तो Vg बराबर C/Ng, 3 गुणा, यहाँ पर C लिख सकते हो, 3 गुणा 10⁸ 8/3/2, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कांच में प्रकाश की किरण की चाल हो गई। अब तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य दो तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर हमें निर्वात में उसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात हो, निर्वात में अगर तरंग दैर्घ्य ज्ञात हो तो हम उसकी किसी माध्यम में तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से? किसी माध्यम में जैसे हो यहीं पर λg बराबर λ/Ng। ठीक, आवृत्ति हमें ज्ञात है, चाल ज्ञात है, तो तरंग के लिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि v बराबर होता है n λ। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है हम इनको न्यू से प्रदर्शित कर लेंगे। तो देखो, कांच में तरंग दैर्घ्य λg बराबर क्या लिख सकते हैं इसके आधार पर, चूँकि v बराबर n λ होता है या न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा v/न्यू। ठीक, तो इसमें इसकी चाल कितनी निकली Vg, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं, तो Vg/न्यू यानी 2 × 10⁸ 5 × 10⁴, ये 0.4 इंटू यहाँ से जाएगा, ये कितने पावर बचेंगी 10⁻⁻6, यानी कि 4 × 10⁻⁻7, या ये मीटर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये देखो प्रकाश किरण की कांच में आवृत्ति हो गई, चाल हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गई। अब आइए दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है इसमें कि जल में, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, जल का अपवर्तनांक, इसको NW मान लो, 4/3। इसमें प्रकाश किरण 900 मीटर की दूरी तय करती है। प्रकाश किरण द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी है 900 मीटर। ठीक है, तो जब 900 मीटर है, अब इसमें हमें उसने समय निकाला, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो इसका मतलब हमें जल में प्रकाश किरण की चाल चाहिए। जल में प्रकाश किरण की चाल VW बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसका अपवर्तनांक कितना है NW, 3 × 10⁻8/4/3, यानी कि 9/4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई जल में प्रकाश किरण की चाल। तो चाल आ गई, तो सब क्या निकालना है समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जल में 900 मीटर दूरी तय करने में लगा समय
स्मॉल टी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो VW D/VW, तो 900/9/4 गुणा 10⁸ यहाँ से आ जाएगा 100 और ये चला जाएगा ऊपर और ये 10⁸ ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 2 प्लस के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10⁻⁶। ये ध्यान दें, यहाँ से 2 और ये ऊपर जाएगा 8 माइनस का, ये 2 प्लस के, तो ये 4 चला गया, तो इतने सेकंड का समय लगेगा। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब आइए इसी में हम तीसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा पार्ट क्या है। तीसरे पार्ट में एक अज्ञात द्रव से एक किरण को गुजरने पर द्रव के भीतर इसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर प्राप्त होती है। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा है। तो देखो, इसमें माना द्रव का अपवर्तनांक बराबर NL। ठीक, इसमें इसकी जो तरंग दैर्घ्य दी गई है वो 450 नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 450 × 10⁹ मीटर। ठीक, इसके बाद देखो, इसमें उसने पूछा कि इतनी है, तो इसका अपवर्तनांक, तरंग दैर्घ्य दी गई है, अपवर्तनांक पूछा गया है, तो क्या करोगे इसको। इसमें हम सब दो तरीके, अगर हमें निर्वात में तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो तो सीधे सीधे किसी माध्यम में तरंग दैर्घ्य बराबर निर्वात में तरंग दैर्घ्य बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ पर हमें तरंग दैर्घ्य प्राप्त नहीं, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो निर्वात में है वही कांच में है, वही जल में है, और वही किसी द्रव में है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी हम लिख सकते हैं न्यू बराबर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, अब फ्रिक्वेंसी हो गई, तो यहाँ से हम इसकी चाल निकाल लेंगे उसी सूत्र से, चूंकि V बराबर न्यू लैम्डा L, इसलिए VL बराबर 5 × 10⁻14 × 450 × 10⁹। अब देखिए VL = 0.5 का इसमें मल्टीपल कर दीजिए, ठीक, इंटू यहाँ से 14 प्लस की है, माइनस की 9 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5। तो VL = यहीं पर इतने पुटअप कर लेते हैं, इतने मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। निकालना हमें इसका अपवर्तनांक है, तो चूंकि V बराबर C/N होता है, इसलिए NL बराबर C/VL, यानी किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। परिभाषा लिखी है पीछे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में NL = 3 × 10⁸ अपॉन 2250 गुणा 10⁵5। तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ऊपर बचे 3 गुणा 10⁵3 बटे 2250, यानी कि NL = 3000 बटे 2250। इसको जब सॉल्व करोगे, यानी 300 बटे 225, 25 से इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 25 एकम 25,
और 25 दूनी 50 और इससे 25 9 आ जाएगा, 9 एकम 9, यहाँ से 3 पॉइंट आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये उस द्रव का अपवर्तनांक हो गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ये इस तरीके से, इसमें देखिए सभी लगभग ज़्यादातर फार्मूलों का उपयोग हो गया इसमें अपवर्तन में जो हमने पढ़े हैं। ठीक, फार्मूले की कॉपी ज़रूर मेंटेन करते चलें बच्चे। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच जल का अपवर्तनांक 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया गया है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। वायु के सापेक्ष इनके सिंबल से देखते हैं जल का अपवर्तनांक, तो AnW बराबर 4/3, Ang बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसे लिखेंगे 3/2। अब पूछने वाले प्रश्न क्या हैं, पहले में पूछा गया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG प्रश्नवाचक चिन्ह, और दूसरा पॉइंट किया गया है इसी का अपोजिट कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW। तो ये निकालने हैं। तो बस सीधा सीधा सॉल्यूशन है इसका। देखो जब WNG आएगा, इनके फार्मूला लिखना सभी बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। WNG जब निकालेंगे तो यहाँ पर सूत्र आएगा ANG/ANW। फटाफट मान रख लीजिए, ANG का मान यानी ध्यान रखें बाद वाला पहले लिखा जाता और पहले वाला बाद नीचे लिखा जाता। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ये ANG यानी कि कांच का पूछ रहा तो कांच के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ANG 3/2, ANW 4/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 9/8 ये आ गया इससे। दूसरा पार्ट इसका क्या पूछा गया था, GNW यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फार्मूला लिखना सभी बच्चे ANW/ANG। ANW का मान कितना है 4/3 और ANG का मान है 3/2 यानी 8/9। यहाँ से डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ये है दूसरा तरीका इसका, ये है कि GNW पूछा गया है तो GNW बराबर 1/WNG यहाँ से भी लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको, इन सवालों को, इन उदाहरणों का उपयोग करके हम अपवर्तन के रिजल्ट सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। आपतित किरण, ध्यान से सुने, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि माना कोई प्रकाश किरण एक कांच के समांतर पृष्ठों वाले कांच के टी मोटाई के कांच के गुटके पर चित्रानुसार आपतित होती है। ये मान लीजिए PQ प्रकाश किरण है, ये इस प्रकार से इस पर आपतित हुई। यहाँ इसका आपतन कोण है I। ये कांच के गुटके से निकली, इसके बाद वायु से चली, कांच में गई और कांच से फिर वायु में चली गई। तो देखो ये I हो गया। अब अभिलंब और अपवर्तित किरण, अब यहाँ पर अपवर्तित किरण कौन सी है, ये कांच के अंदर, तो
तो ये कोण हो गया आर। ये कोण कौन सा हो गया? आर। ये आई था पूरा कोण, तो ये इतना शेष कोण कितना बचा? यहाँ लिख दे रहे हैं आई माइनस आर। ये ध्यान रखें, ये कितना बचा? ये आई माइनस आर, और ये कितना है? आर। परिभाषा इसकी ये है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी। तो आपतित किरण ये देखो सीधी जा रही है, और अपवर्तित किरण ये है, तो इनके बीच अगर हम लंब डाल दें तो यही पार्थिव विस्थापन कहलाएगा। और इस लंब को हम मान लेते हैं स्मॉल डी। इसको स्मॉल डी लिखेंगे पार्थिव विस्थापन को। तो अब देखो ये कोण आर है, तो ज्योमेट्री के आधार पर ये वाला कोण भी आर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण आर है तो ये वाला भी आर हो जाएगा, और ये पार्थिव विस्थापन हो गया डी। ये लंब हो गया ओ आर। यही पार्थिव विस्थापन है, या इसी को हम सीधे डी से प्रदर्शित कर लेंगे। तो इस तरीके से चित्रण से हम इस डी का मैथमेटिकल मान निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिकल मान कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। परिभाषा सभी को समझ में आ गई होगी। आपतित किरण साधारण है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आइए, मान लिया वायु में एक प्रकाश किरण चलकर किसी कांच के पृष्ठ पर या किसी कांच के गुटके पर आई कोण से आपतित होती है, और उसके लिए जो पार्श्विक विस्थापन निर्धारित हो रहा है वो डी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, चित्रानुसार त्रिभुज, ये पॉइंट Q है, ये R है, ये O है। यहाँ आप ले लें, ये एक समकोण बना, लंब डाला जाएगा तो ये समकोण बनेगा। तो OQR में OQR से ये वाला कोण, इसकी साइन आई माइनस आर होता है लंब बटे कर्ण। ध्यान दें, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब ये है, आधार ये हो गया, और कर्ण हो जाएगा ये। लंब हो गया डी, हमें यही निकालना है। या एक बार लिख लो OR अपॉन QR, यानी स्मॉल डी अपॉन QR। इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। ये कांच की जो मोटाई है गुटके की वो स्मॉल टी है, ये भी ध्यान रखें। अब आइए, अब त्रिभुज, अब ये देखो QNR, अब त्रिभुज QNR से इसमें हम इसका कॉस लेते हैं। कॉस R बराबर आधार बटे कर्ण। आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, यानी कि QN अपॉन QR। QN की मोटाई, QN की लंबाई हो जाएगी T। ध्यान देते जाइए, T। तो T अपॉन QR। ठीक, यहाँ से अगर हम QR का मान निकाल लें तो QR बराबर T अपॉन कॉस R। ठीक है, और ये मान रख दीजिए समीकरण 1 में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो, साइन आई माइनस आर इक्वल टू डी अपॉन QR की जगह क्या लिखा जाए? T अपॉन कॉस R। तो कॉस R चला जाएगा ऊपर, तो साइन आई माइनस आर बराबर डी कॉस R बटे स्मॉल t। अतः पार्श्विक
विस्थापन स्मॉल डी बराबर, देखो यहाँ से ये आ जाएगा टी, तो टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये हो गया पार्श्विक विस्थापन डी बराबर स्मॉल टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये पार्श्विक विस्थापन। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर प्रकाश किरण छोटे आपतन कोण से आपतित होती है, सूक्ष्म आपतन कोण है, यदि आपतन कोण सूक्ष्म है, ऐसा है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म है तो ये ध्यान रखिए, जो साइन आई माइनस आर है तो इसको हम लिख सकते हैं आई माइनस आर, यानी जैसे थीटा सूक्ष्म है तो क्या लिख देते हो थीटा साइन के साथ, और अगर कॉस के साथ थीटा सूक्ष्म है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ये ध्यान रखिए। तो जब आई छोटा है तो आर भी छोटा होगा, तो इसका मतलब कॉस आर बराबर हो जाएगा 1। पहले पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा कि जब सूक्ष्म कोण होता है तो साइन के साथ थीटा कैसे हो जाता है और कॉस के साथ 1 कैसे होता है। यदि अगर इसको ना समझे तो कमेंट करके बताएं, अगर ये ना समझ में आए तो पूछें, इसमें इसकी वैल्यू तो मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ। साइन आई माइनस आर इक्वल टू आई माइनस आर, कॉस आर इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर जब ये वैल्यू पुटअप करोगे तब डी इक्वल टू टी आई माइनस आर हो जाएगा। अब देखिए डी बराबर टी इंटू आई माइनस आर आ गया। अब इसके बाद हम एक रिजल्ट और इसमें से ले सकते हैं, जैसे ये कोण आई है, ये आर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है एन, और जब ये दोनों सूक्ष्म हैं तो इसकी जगह पर आई आ जाएगा, इसकी जगह पर आर आ जाएगा, तो आई अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा एन। तो इस वाले पॉइंट में इसको कोई इक्वेशन दे सकते हो, इसको दे दीजिए सेकंड, इसको दे दीजिए थर्ड। तो इस वाले पॉइंट से अगर हम क्या करें, d बराबर t, इससे r कॉमन कर दो तो टी आर, तो i अपॉन आर माइनस 1, तो यही रिजल्ट d बराबर t इंटू आर एन माइनस 1 भी हो जाएगा। अगर कांच का अपवर्तनांक यहाँ दिया जाएगा तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये है किसके लिए, यदि आपतन कोण सूक्ष्म है तो, ठीक है। तो यही ये पार्श्विक विस्थापन हो गया। तो पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा थी कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको डी से रिप्लेस कर सकते हैं, अंग्रेजी में लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इस तरीके से कांच का गुटका, प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में गई और कांच से निकलकर वायु में गई, तो इनके बीच की ये जो लंबवत दूरी है, जो ये लंब है, इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू टी डी बराबर टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, और यदि आपतन कोण सूक्ष्म है तो इसकी वैल्यू ये निकलती है डी बराबर टी इंटू आई माइनस आर, और अगर इसी में अपवर्तनांक दिया जाएगा तो d बराबर टी आर इंटू आई एन माइनस 1। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही।